हेलो स्टूडेंट्स। जो क्लास 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें यूनिट 1 जो है 4 मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, उनमें वो सभी चीज़ें कवर हो जाएगी जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। मैंने ये वीडियो सारी हैंड रिटन नोट्स के साथ बनाई है और अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया है कि जिस तरह से एग्ज़ाम में आंसर्स नीडेड होते हैं मैं आपको उसी तरह से सारे नोट्स प्रोवाइड करूँ। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। Economics is a social science that studies how limited resources are used to satisfy unlimited human wants. Economics एक social science का पार्ट है जो स्टडी करता है क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स. It examines how individuals, firms and government make choices about production, distribution and consumption. ये बेसिकली हमें बताता है हमारी चॉइसेस कौन चूज़ कौन करता है, हम जैसे इंडिविजुअल्स, आप और मैं, या फिर कोई फर्म जो कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, या फिर हमारी गवर्नमेंट, वो चूज़ करेगी, क्या चूज़ करेगी कि हमें किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और हमें किस तरह से कंजम्पशन करनी है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की. अब एक लाइन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है. इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस. जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती है बट लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसी चीज़ को हम स्कैरसिटी बोलते हैं, ठीक है. और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें जो भी चूज़ करना होता है कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए, वो हमारी चॉइस होती है. इसलिए इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है जो हमें स्कैरसिटी एंड चॉइसेस के बारे में बताती है. नेक्स्ट वी हैव मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो आपको पहले इंट्रोडक्शन तो लिखनी ही लिखनी है. साथ में आपको, अगर आपको पॉजिटिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा है तो आपको उनके मीनिंग लिखने हैं. बट अगर आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस पूछा है तो आपको पहले उन दोनों की मीनिंग सेपरेटली अपने टेबल से पहले लिखने हैं. टेबल कौन सा बनाएंगे हम, डिफरेंस वाला, बट उससे पहले आपको मीनिंग लिखना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का. Microeconomics is the branch of economics which studies the economic problem at the level of an individual, firm and industry. आप अपने आंसर शीट पे भी इसे ऐसे ही अंडरलाइन करना. एग्जाम्पल, हाउ प्राइस ऑफ व्हीट इज़ डिटरमिन्ड इन द मार्केट. अब जैसे ये एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एग्जाम्पल में बोला है कि हाउ प्राइस ऑफ अ व्हीट, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास व्हीट है, तो हम उस व्हीट का प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं एक मार्केट में. अगर सेम यहाँ पे कुछ ऐसा होता जैसे प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, कितनी इन्फ्लेशन आई है उन वेजिटेबल में, उनका कितना प्राइस हाइक हुआ है कंट्री लेवल पे, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था. बट यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल चीज़ ले रहे हैं यानी व्हीट ले रहे हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमी एज अ होल. हम जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे हमने व्हीट पढ़ा या फिर हमने राइस पढ़ा या हमने कोई भी एक इंडिविजुअल चीज़ पढ़ी, जब हम उन सब का एग्रीगेट करते हैं तो वो हमारा मैक्रो कंसेप्ट बन जाता है. इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है इकोनॉमी एज अ होल. इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़. अब जब हमें इकोनॉमी के बारे में पता है, हमें मैक्रो लेवल पे पता है कि इकोनॉमी एज अ होल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्राइजेस चल रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो हमें कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है, ये चीज़ हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलती है. हम डाटा कलेक्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से कि अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो उसके रीजंस क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे. फिर उसके सॉल्यूशन को नज़र में रखते हुए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं बाय सीइंग द डाटा दैट इज़ कलेक्टेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अब अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोज़गारी. अब हम मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट किस किस रीज़न से हो रही है ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से पता चलता है. और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो. ठीक है, अगर इस एग्जांपल में हम इन्फ्लेशन का एग्जांपल लेते तो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है. मतलब एक लेवल तक अच्छी है जहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो साइन ऑफ डेवलपमेंट, बट अगर वो सही लेवल से इंक्रीज़ कर रही हो तो ही. बट अगर देयर इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस राइज़ करना, अगर प्राइस राइज़ बहुत तेज़ स्पीड से हो रहा है तो वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम पढ़ेंगे कि उसके रीजंस क्या है जो हमारी इन्फ्लेशन हो रही है, और जो पॉलिसी मेकर है वो इन चीज़ों को पढ़ के डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या क्या पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम उस इन्फ्लेशन की हाइक को कम कर सकें या रोक सकें. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर.
द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? इट स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड मार्केट्स। अ सिंगल हाउस होल्ड, अ सिंगल फर्म एंड अ सिंगल मार्केट। सिमिलरली अगर हम ग्रुप ऑफ फर्म्स ले लें या ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स ले लें तो वो मैक्रो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल। सिमिलरली जो मैं अभी आपको बताया कि अगर हम एज अ होल लेंगे यानी हाउस होल्ड सारे पूरी कंट्री के हाउस होल्ड्स लेंगे तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जैसे कि नेशनल इनकम लेते हैं हम, नेशन की इनकम, तो हम एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं लेंगे, हम पूरे नेशन की इनकम लेंगे जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, वो एक मैक्रो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सेकेंड, वी हैव स्कोप। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स it is concerned with demand and supply, price determination and production at individual level. This word is very important. जहाँ पे भी आपको लगे कि इंडिविजुअल लेवल आ रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं हम, तो इट इज़ कंसर्न विद नेशनल इनकम अगेन, वी हैव GDP, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल एंड ऑल्सो बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड, वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या है हमारे पास? टू एनालाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि कौन से रिसोर्सेज किस जगह पे यूज़ करने हैं, कौन से रॉ मटेरियल किस चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ करने हैं। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, अब जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे हम डिटर्मिन करेंगे वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, टू एनालाइज द ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। पूरी इकोनॉमी की हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इकोनॉमी एज अ होल, तो हम ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी देखेंगे। ग्रोथ हमें कैसे पता चलती है? GDP से। देन वी हैव नेचर विच डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद जनरल इक्विलिब्रियम, यानी इकोनॉमी एज अ होल। देन वी हैव लेवल ऑफ स्टडी। In microeconomics, we study at individual level, like a single firm or an industry, okay? And in macroeconomics, we study about national or regional or international level. Then we have price determination. Determine the price of individual goods. ये individual word आ गया, आपको पता चल जाएगा ये microeconomics का concept है। individual goods and services and factor of production, okay? Then in macroeconomics, determine the general price level and inflation in the economy। जनरल प्राइस लेवल यानी जो जनरली प्राइस लेवल चल रहा है किसी भी चीज़ का इकोनॉमी में, इंडिया में। अब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड का, ठीक है? तो गोल्ड का मेनली प्राइस एक जैसा ही रहता है, ओवरऑल कंट्री थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट हर एक कंट्री मतलब हर एक कंट्री के हर एक स्टेट में आपको मिनिमम प्राइस जनरल प्राइस लेवल वो सेम ही मिलेगा। या फिर इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी। देन वी हैव एजम्पशंस। मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल स्टडिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें होती है जैसे कि GDP या नेशनल इनकम है, हम उनको एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट ही रहे, तभी हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है? तो जो मैक्रो के कॉन्सेप्ट है यानी मैक्रो के वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो सारे इकट्ठे किए जाते हैं, वो सारे क्या किए जाते हैं? एग्रीगेट किए जाते हैं, तभी हम पढ़ पाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी स्टडी द होल इकोनॉमी। इसमें क्या था? इसमें एजम्पशन में ये था कि अगर हम माइक्रो पढ़ेंगे तो हम मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, बट अगर हम मैक्रो पढ़ेंगे तो जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं हमें वो सारे एग्रीगेट करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक होल लेवल पे स्टडी कर पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ 8th, एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेयर एज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल हमें ऐसी प्रॉब्लम के साथ भी डील करना पड़ता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल के हिसाब से एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। देन वी हैव टूल्स। डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस आर द टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमें चाहिए डिमांड एंड सप्लाई या फिर कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है?
इन सब का एनालिसिस चाहिए। देन वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें चाहिए हमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो में हम एग्रीगेट नहीं लेते, एक सिंगल लेवल पे लेते हैं, इसलिए हम सिर्फ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई लिखा है। वेरएज़ मैक्रो में हम एक एग्रीगेट लेते हैं, सबका एज अ होल लेते हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीगेट वर्ड यूज़ हुआ है। अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ डिमांड फॉर टी इन चंडीगढ़। अब हमने इसमें एक इंडिविजुअल चीज़ ली, एक स्पेसिफिक चीज़ ली है, वो क्या लिया है? टी लिया है। हमें टी से पता चलता है कि हम इसे माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ ली है, ठीक है। पर हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ वर्ड यूज़ किया है। अगर हम यूज़ करते कि डिमांड फॉर टी इन द इंटायर वर्ल्ड और इन द इंटायर कंट्री, तो एक मैक्रो लेवल का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। या फिर प्राइस ऑफ वीट इन अ मार्केट, ये भी एक माइक्रो लेवल की चीज़ है। वेयर एज मैक्रो लेवल पे हम क्या स्टडी करते हैं? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कंट्री आ गई ना एज अ होल, इसलिए हम इसे मैक्रो के अंडर पढ़ते हैं। या फिर इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? एक इकोनॉमी, जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है, तो वो भी एक कंट्री के अंडर आता है, इसलिए हम इसे मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैक्रो और माइक्रो के बीच डिफरेंस समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। बट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस को पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि पॉजिटिव साइंस होता क्या है। पॉजिटिव साइंस से आप याद रखना प्रेजेंट कंडीशन, पी से पॉजिटिव, पी से प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन से हम याद रखेंगे व्हाट इज़, ये इसका कीवर्ड है कि करंट में क्या पोजीशन है हमारे पास। और इसका एक और कीवर्ड है कॉज एंड इफेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मार्केट में अनियंस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अनियंस की प्रोडक्शन कम हो रही थी। तो बस हमें ये दो चीज़ें पॉजिटिव साइंस में पता चलती है। पहले कॉज ये होता है, कॉजेज़ क्या है? अनियन की प्रोडक्शन कम हो चुकी है, और इफेक्ट क्या है? इसलिए उसके प्राइजेस बढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, हमें इसके सॉल्यूशन नहीं देखने, हमें इसके रिजल्ट नहीं देखना है, नथिंग। सिर्फ पॉजिटिव साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि कॉज और इफेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। वेयर एज हम नॉर्मेटिव साइंस में क्या पढ़ते हैं? हम नॉर्मेटिव साइंस में पढ़ते हैं कि व्हाट शुड बी डन और व्हाट ऑट टू बी। दिस इज ऑल्सो द की वर्ड, ठीक है। व्हाट शुड बी डन यानी अब प्राइसेस बढ़ते चुके हैं, बट हमारी इकोनॉमी के लिए वो इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड। तो हमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए कि उसका प्राइस फिर से न्यूट्रलाइज हो जाए? या तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, ये उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम नॉर्मेटिव साइंस में ये देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इसके रीजंस क्या है, ठीक है। तब जैसे कि आपको मतलब समझ आ ही गया है, तब हमें ये देखना है कि हमें एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखना है। आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस का अगर क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली 4 नंबर का आ सकता है, इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है? हमें पहले इनका मतलब समझाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइंस डिस्क्राइब्स व्हाट इज़, ये कीवर्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, तो आपको ये तो लिख के ही आना है। व्हाट इज़ यानी इज फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना, या आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। वेयर एज नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये सारे हम डिफरेंस में भी करेंगे, बट मेनली आपको अगर मीनिंग लिखना हो तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखनी है जो मैंने हाईलाइट किए हैं। देन पॉजिटिव साइंस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स आर, वेयर एज नॉर्मेटिव साइंस गिव्स इट जजमेंट ऑन हाउ थिंग्स शुड बी। हाउ थिंग्स शुड बी हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ थिंग्स आर एक्चुअल में क्या है वो हमें पॉजिटिव साइंस में पता चलता है, ओके। अब हम डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम डिफरेंस के लिए एक टेबल बना देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, वो ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। पॉजिटिव इकोनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड डाटा इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियंस, वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, वी हैव नेचर और डिस्क्रिप्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में, ठीक है। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि हमें किसके साथ डील करना पड़ता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें डील करना पड़ता है, या वो डील करती है, एग्जामिन करती है कॉज एंड इफेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी अनियन के प्राइसेस का, ठीक है। नॉर्मेटिव में ये इम्प्लाई करती है पासिंग ऑफ वैल्यू, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम सॉल्यूशंस या उसके रीजंस पता कर पाएँ। देन वी हैव एस्पेक्ट्स। इट इज़ रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव
हमें सिर्फ पता करना है इसका कॉज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, कि प्राइसेस बढ़े हैं हाँ या ना। हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने हैं। वे एज हमें नॉर्मेटिव में सब्जेक्टिव देखने हैं, यानी हमें सॉल्यूशंस पता करने हैं, रीजंस पता करनी है, जजमेंट लगानी है। नेक्स्ट वी हैव स्टडी। इट स्टडीज़ द कंसेप्ट ऑफ व्हाट एक्चुअली इज़। व्हाट एक्चुअली इज़ क्या है कि हमें ये पता है कि अनियंस के प्राइस बढ़ चुके हैं क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम थी। वेयर एज नॉर्मेटिव में क्या होगा, व्हाट ऑट टू बी, यानी प्राइस कैसे होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके प्राइस एक्चुअल में कैसे होने चाहिए थे। और अगर वैसे नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम उसका सॉल्यूशन अगर वैसे नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें उसे नॉर्मल प्राइस में कैसे कर सकते हैं, उसके रीजंस क्या है, किस किस तरीके से वो सही हो सकता है, गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सारी आपके नॉर्मेटिव साइंस में होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेस्टिंग। टेस्टिंग कैन बी डन यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड स्ट्रेटजीज। हम पॉजिटिव साइंस में साइंटिफिक मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट्स होती है इट कैन नॉट बी टेस्टेड। ठीक है। लास्ट वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें हमें क्लियरली डिस्क्राइब होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिर में है क्या। मैं अगेन वही अनियन वाला एग्जांपल लेती हूँ कि हमें ये क्लियरली पता है कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है, वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कंसिडर होता है। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस है उसमें सॉल्यूशंस पता चलेंगे या फिर रिजल्ट्स पता चलेगा फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी सॉल्यूशन और रीजंस में क्या होगा कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए कि वो अनियन का प्राइस इकोनॉमी के हिसाब से न्यूट्रलाइज हो जाए, या गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए, या प्रोडक्शन कितनी बढ़ानी चाहिए कि हमें प्राइस नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक डिफरेंस समझ आ चुका है। आप इसको एग्जैक्टली एग्ज़ाम में भी लिख के आ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।